ओके क्लास, अब ये जो लेक्चर नंबर हमारा आई थिंक 23 था, इसी के आगे कंटिन्यूटी में हम चलते हैं। दिस इज़ नाउ वी बल्कि इसको हम लेक्चर नंबर 24 कहते हैं, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 24। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास इफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइज अलोंग जी एक्सिस। तो अगर जी एक्सिस में हो तो उस टाइम पे हम किस तरीके से इफेक्टिव मास और इक्वेशन जो सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऊपर निकाली थी इसको निकालेंगे। तो वो उसके लिए हमारे पास एच कट डी के बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ई बाई सी वी क्रॉस एच। सॉरी, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड एच। ठीक है, तो आपने इनको और इनको अगेन कंपेयर करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स को। उसके लिए पहले आपको वी क्रॉस एच निकालना है, लेकिन एच इस दफ़ा किसके अलॉन्ग है, जी के अलॉन्ग है। तो वो मेरे पास बनेगा आई जे के वी एक्स वी वाई वी जी एंड ज़ीरो ज़ीरो एच। ठीक है, तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट करोगे वी क्रॉस एच का, तो ये कुछ बनेगा एच वी वाई आई प्लस जे। उसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आएगा वो होगा एच वी वाई आई माइनस एच वी एक्स जे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होंगी वो मेरे पास क्या बनेंगी, एच कट डी के एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई सी एच वी वाई। और यूजिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास ये बनेगा, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है इनको कंपेयर करने के बाद वो बनेगी एच कट डी के एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ई बाई सी एच वी की वैल्यू वो जो हमने पुरानी निकाली हुई थी वही मैं दोबारा पुट करने लगी हूँ, एच कट के वाई बाय एम टी। एच कट से कैंसिल हो जाएगा। अभी सारी जितनी भी कंपैरिजन है मैं सब डायरेक्ट लिखने लगी हूँ। ठीक है, वो जो हमने पीछे निकाली थी ना कि वी एक्स वी वाई वी जी की वैल्यूज़, उन्हीं को हम कंपेयर कर रहे हैं। सिर्फ हमारा थोड़ा सा चेंज आया है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलॉन्ग जी एक्सिस चली गई है। तो ये मेरे पास बनेगा डी के एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई एच ओवर सी एम टी के वाई। दिस इज़ 9। देन एच कट छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट लिखती हूँ डी के वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई एच बाई सी एम टी के एक्स। वी कॉल इट 10 इक्वेशन। देन बनेगा एच कट के जी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इनके डेरिवेटिव्स ले लें, तो डेरिवेटिव लेने के बाद जो फॉर्म बनेगी वो होगी डी स्क्र डी के एक्स बाई डी टी स्क्र इज इक्वल्स टू ई एच ओवर एम टी सी डी के वाई बाई डी टी। अब डी के वाई बाई डी टी की जो ये वैल्यू है ये उठाएं, इसमें डालें, तो बन जाएगा डी स्क्र के एक्स बाई डी टी स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस, अब ये माइनस है ना, जिसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें और फिर स्क्वायर कर दें, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ ओमेगा टी स्क्वायर के एक्स हो जाएगी, बिकॉज ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, ई एच ओवर एम टी सी के। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा, इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर के एक्स इन डी टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल प्लस ओमेगा, बिकॉज दिस इज़ माइनस ऑल्सो हेयर, ओमेगा टी स्क्वायर के एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बेसिकली बता रहा है, ओमेगा नॉट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा टी अगर हम पुट कर दें, तो दिस डिस्क्राइब्स एन ऑसिलेटर विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि जो भी ऑसिलेटर है, अब इसमें कोई और फालतू ओमेगा नहीं आ रहा ना जिसको हम लेते, जस्ट एक ओमेगा टी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑसिलेटर है वो विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही मूव कर रहा है। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है कि इफ़ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद जी एक्सिस। अब वो एंगल थीटा पे है मैग्नेटिक फील्ड, अब किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, तो उस टाइम पे हम फिर उसको किस तरीके से साइक्लोट्रॉन को डील करेंगे। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड
makes an angle theta with z एक्सिस। तो वो बनेगा एच एक्स इज इक्वल्स टू, मैं पहले फिगर बना दूँ, ये आपके पास x है, ये y है, एंड दिस इज़ z। तो अगर ये मेरे पास फिर h है तो इसका प्रोजेक्शन मेरे पास जैसे ड्रॉ करें, दिस वुड भी जो अलॉन्ग एक्स है उसे एच एक्स कहते हैं, जो अलॉन्ग एच जी है उसको हम एच जी है उसको एच जी कह देंगे। तो इसको मैं एच एक्स को लिखना चाहूँ तो बनेगा एच साइन थीटा, बिकॉज दिस इज़ थीटा, ठीक है। तो इसके सामने और परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर कैसे आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज़ एच, तो वो फिर एच एक्स इक्वल टू एच साइन थीटा। और एच वाई हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो, क्यों एच वाई को हम नहीं कंसिडर कर रहे। और जो एच जी है वो मेरे पास एच कॉस थीटा। ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने एक्स वाई जी लिया आप इसी तरीके से लो, जिस मर्ज़ी तरीके से लो, आपका जो फाइनल आंसर है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो वी क्रॉस एच इज़ इक्वल्स टू आई जे के वी एक्स वी वाई वी जी। और अब आपके पास एक्स के लॉन्ग भी है कितना, एच साइन थीटा। जब कोई एंगल होता है तो दो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ना, बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यहाँ पे एच कॉस थीटा। इसका डिटर्मिनेंट लेके जो फाइनल मेरे पास वैल्यू वी क्रॉस एच की बनेगी वो कितनी हो जाएगी, एच वी वाई कॉस थीटा आई प्लस एच वी जी साइन थीटा माइनस एच वी एक्स कॉस थीटा जे साथ माइनस एच वी वाई साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी वो मेरे पास कितने बनेगी, एच कट, ये बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जो मैंने आपको पहले बताया, डी के एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई सी एच वी वाई कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे दोबारा से इसमें पुट करने के लिए। तो मेरे पास क्या बनेगी, इसकी जो वी वाई की वैल्यू है ये पुट करेंगे जो हमने बिल्कुल शुरू में निकाली थी। तो वो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी, आखिरी फॉर्म में लिखने लगी हूँ, डी के एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू माइनस ई एच कॉस थीटा ओवर एम टी सी के वाई, इसको नाम दे दें 11 का, ठीक है। और जो के वाई है वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाता है फर्दर, डी के वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, क्योंकि आपने के एक्स है ना, जो के वाई वाला जो बनेगी फॉर्म वो कितने बनेगी, माइनस ई बाय सी एच के जी बाय एम एल साइन थीटा माइनस के एक्स बाय एम टी कॉस थीटा, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन जब वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ना, एक में वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एक में हम वैल्यू 2 की पुट करेंगे, ठीक है। तो वो एक वी जी साइन थीटा बन जाएगा और एक वी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली ये बनेगा, इसको इक्वेशन नंबर 12 का हम नाम दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइनल के ज़ी के लिए मैं बात करूँगी वो बनेगी डी के ज़ी बाय डी टी इज इक्वल्स टू ई बाय एम टी सी। इसमें तीनों एक्सिस एक्स आ गए ना, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जी भी आ गया। वहाँ पे हमारे पास एक आता था और 2 ज़ीरो हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीनों आ गए हैं। इसको हमने 13 का नाम दे दिया। अब अगेन इनके डेरिवेटिव्स जब आप लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव्स और फिर एक दूसरे की वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी, डी स्क्वायर के वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई बाई सी माइनस ई बाई सी एच साइन थीटा बाई एम एल डी के जी बाई डी टी माइनस कॉस थीटा बाई एम टी डी के एक्स बाई डी टी। देन यूजिंग equation 11 and 13 in above, ठीक है। तो वो मेरे पास बन जाएगी टी स्क्वायर के बाय डी टी स्क्वायर, ठीक हो गया।
फाइनली जो आखिरी फॉर्म बनेगी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैं वो लिखूँगी। वो ये बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं। सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय एम टी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय एम टी स्क्वायर के वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ नथिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू बता दें। ओमेगा नॉट स्क्वायर है ई स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय एम टी प्लस cos square theta over mt square and we call this equation number 14। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये भी पता है कि सिंस ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल था, ई एच ओवर एम स्टार सी के, तो वो वाली वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो मेरे पास बनेगा एम स्टार इज इक्वल्स टू ई एच यूजिंग इक्वेशन 14। तो एम स्टार ई एच ओवर ई एच बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर एम टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय एम एल एम टी 1/2 इंटू सी। तो इसमें से जो कैंसिल हो रहे हैं चीज़ें वो कैंसिल होंगी। दिस इज़ सॉरी ई, और ई से कैंसिल हो जाएगा और सी से कैंसिल हो जाएगा। जो एम स्टैरिक आएगा वो होगा 1 cos स्क्वायर थीटा ओवर एम टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर एम एल एम टी और साथ 1/2। और यहाँ पे 1/m स्टैरिक जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय एम टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर एम एल एम टी विद 1/2। तो अब ये आपके पास आ गया इफेक्टिव मास डिटर्मिन्ड बाय साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट हमारे पास है पोलरॉन्स का कॉन्सेप्ट। ये क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल लेटिस जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वाया इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज with some ions or atoms and then they create a local deformation। next हम काम पढ़ा रही हूँ आपको about polarons कि polarons क्या चीज़ है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस में होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं लैटिस के साथ थ्रू वाया देयर इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास चार्ज है, तो वो आयंस के पॉजिटिव आयंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक क्रिएट करते हैं वहाँ पे एक लोकल डिफॉर्मेशन इन द लैटिस। ठीक है, और वो जो डिफॉर्मेशन है टेंड्स टू फॉलो द इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्स थ्रू द लैटिस। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसी तरह ये जो डिफॉर्मेशन है ये भी मूव करती जाती है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करता जाता है ये पोलरॉन्स जो डिफॉर्मेशन इसके पीछे पीछे आ रही है वो भी उसके फॉलो करती जाती है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स स्ट्रेन फील्ड इज़ नॉन एज पोलरॉन। तो वो जो भी उसके लैटिस के साथ इंट्रैक्शंस होती हैं और कॉम्बिनेशंस होती हैं उनको हम पोलरॉन्स की फॉर्म में देखते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अफेक्ट होता है लैटिस डिफॉर्मेशन का वो क्या होता है, इंक्रीज़ आ जाता है इफेक्टिव मास में। जाहिर सी बात है जब आपके पास लैटिस डिफॉर्म हो गया तो उसके अंदर जो इंटरनल पोटेंशियल्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं उसके क्रिस्टल की डिफॉर्मेशन की वजह से। तो जब पोटेंशियल्स वेरी करेंगे तो इफेक्टिव मास जो होता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट हो रही होती है वो उसका मास हो रहा होता है, तो वो इफेक्टिव मास भी अफेक्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन दिस लेटेस्ट डिफॉर्मेशन में। तो बिकॉज द हैवी आयन कोर्स आर सेट इनटू मूव व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स। तो जैसे जैसे आयन कोर मूव करता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आयन कोर भी मूव करता है बिकॉज दे इंटरेक्ट
ज़ाहिर पॉजिटिव आयन कोर के पास जाके इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये आयन कोर को साथ लेके जाएगा। ऐसे ही है ना, अट्रैक्ट किया हुआ है। हमने क्यों कहा है कि वो किस तरह से इंट्रैक्शन कर रहा है, अपने इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ज़ाहिर अगर नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो रही है तो नेगेटिव जिधर जिधर जाएगा पॉजिटिव भी उसके साथ आएगा, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से आइंस ड्रैग करते हैं आइंस को अपने साथ साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक फ़िगर बनाना चाहूँ, लाइक मेरे पास एक पोटेशियम और क्लोरीन की बात है। तो मेरे पास पोटेशियम आइंस हैं और क्लोरीन ये एटम्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, क्लोरीन पोटेशियम, क्लोरीन पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरीन, क्लोरीन पोटेशियम, क्लोरीन पोटेशियम। ये पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन किस तरीके से होगी, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन के पास ये कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे इसके साथ इंटरेक्शन, कौन करेगा, ये जो पोटेशियम के पॉजिटिव आयन है ये इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये फॉर्म नहीं रहेगी, बल्कि फॉर्म किस तरीके से हो जाएगी, ये रिपेल कर रहे होंगे इंटरेक्शन करके इस इलेक्ट्रॉन के साथ और ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जब डी फॉर्म होने के बाद पोटेशियम के जो एटम्स हैं वो करीब आ जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, और जो क्लोरीन वाले एटम्स हैं वो दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब पहले ये देखो एक क्यूबिकल लैटिस बन रहा है और अब ये एलोंगेटेड लैटिस बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन शो करें और रिपल्शन, तो ये डीफॉर्मेशन हो जाती है। तो इस डीफॉर्मेशन के अफेक्ट को हम पोलरॉन्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं। द अफेक्ट इज़ लार्ज इन आयोनिक क्रिस्टल, जितने भी आयोनिक क्रिस्टल्स होंगे वहाँ पे ये इफेक्ट ज़्यादा हमें डोमिनेट होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कूलम इंट्रैक्शन। दैट से बताइए किसकी वजह से हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन, जो कूलम इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द आइंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। और इन कोवलेंट क्रिस्टल द अफेक्ट इज़ वीक बिकॉज जो हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं उसमें हमारे पास आयोनिक इंट्रैक्शन इतनी नहीं हो रही होती है, तो उसमें ये इफेक्ट कम हमें दिखाई देता है बिकॉज न्यूट्रल एटम्स हैव ओनली वीक इंट्रैक्शंस विद इलेक्ट्रॉन्स। और जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है लैटिस इंट्रैक्शन की वो मेजर हम करते हैं बाय द डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट। और उस कपलिंग कांस्टेंट को हम किस तरीके से लिखते हैं, दिस इज़ 1/2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी फॉर्मेशन एनर्जी ओवर एच कट ओमेगा एल, ठीक है। तो ओमेगा एल हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ऑप्टिकल फोनॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल ऑप्टिकल फोनॉन फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। और इससे हमें बेसिकली क्या, और ये जो चीज़ है ये किस क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ, दिस इज़ नंबर ऑफ फोनॉन्स विच सराउंडिंग्स या विच सराउंड ए स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा जो हैं वो हाई होंगी, कब होंगी, इन आयोनिक क्रिस्टल्स में और एंड इन लो इन कोवलेंट क्रिस्टल्स। ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, ये हमारे पास आयोनिक में ज़्यादा होगा और ये जो डिफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है, और कोवलेंट में वीक होगा। एम जो होता है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आउटसाइड द क्रिस्टल्स। और जो एम स्टार जहाँ पे भी लिखा जाएगा वो इफेक्टिव मैस व्हेन इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द क्रिस्टल। और इसी तरीके से एम स्टेरिक पोलरॉन की बात जब की जाएगी तो उसमें हमारे पास एम उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम पी स्टार से, और इट्स वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन इफेक्टिव मैस। जो पोलरॉन्स की वैल्यू इफेक्टिव मैस होती है वो वैल्यू ज़्यादा होती है बिकॉज व्हेन इट पासिस थ्रू द क्रिस्टल इट ड्रैग्स द आयन
अब वो जब आयन को भी साथ लेके जाएगा तो उसका जो मास होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और कितने टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, 2.5 टाइम्स ग्रेटर दैन इट्स इफेक्टिव मास। तो इसलिए जो एम पी स्टार होते हैं हमारे पास पोलरॉन्स वाले, एम पी के साथ पी ओ एल भी लिखना है। पोलरॉन्स जो डिफॉर्मेशन की वजह से होते हैं वो बहुत ज़्यादा 2.5 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो ड्रैगिंग सम आइंस विद देम, ठीक है, बिकॉज दिस ऑल डिफॉर्मेशन इज़ ड्यू टू देयर चार्ज। और वैल्यू इफेक्टिव मास जो इसकी एम पोलरॉन की होती है कैन बी measured फ्रॉम साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ करके कर सकते हैं, जो कि हमें क्या बताता है, एम पी पोलरॉन स्टेरिक इज इक्वल्स टू एम स्टार 1 माइनस 0.0008 अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस 1/6 अल्फ़ा प्लस 0.0034 अल्फ़ा स्क्वायर। और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेट एक फार्मूला है, ये कोई इसकी डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेंट मेथड है पोलरॉन का इफेक्टिव मास कैलकुलेट करने के लिए। और जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, जब होती है तो उसमें हमारे पास अल्फ़ा वाली टर्म्स जो होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी, तो वो हमारे पास जो सिंपल रह जाएगा, यानी ये स्क्वायर वाली टर्म्स इग्नोर, जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है दोनों में, ये कम रह जाएंगी, सिर्फ पीछे क्या रह जाएगी, 1/1 माइनस 1/6 अल्फ़ा इंटू एम स्टार। तो ये हमारे पास होगा, और ये अल्फ़ा की वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल्स होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें, फॉर हाई टेम्परेचर अल्फ़ा इंक्रीजेज एट नंबर ऑफ फोनॉन्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड द मोबिलिटी डिक्रीजेज, बिकॉज नंबर ऑफ जो कुलियंस हो रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की फोनॉन्स के साथ वो भी इंक्रीज़ हो रही होती हैं। सो फॉर हाई अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज़ लो, जैसा कि हमारे पास होता है सिल्वर क्लोराइड में और पोटेशियम ब्रोमाइड में। ये दो बेसिक एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास हाई अल्फ़ा की वैल्यूज़ होती हैं। फॉर हाई अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी लो होती है इन दोनों कंपाउंड्स में जो मैंने आपको बोले हैं। अगर हम स्मॉल पोलरॉन की बात करें तो वो स्मॉल पोलरॉन हमेशा क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो स्लोली स्लोली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर लार्ज पोलरॉन की मूव करें तो वो अबाउट द क्रिस्टल मूव कर रहे होते हैं, यानी क्रिस्टल टू क्रिस्टल जा रहे होते हैं, एक क्रिस्टल से दूसरे। स्मॉल विद इन द क्रिस्टल होते हैं, और लार्ज पोलरॉन अबाउट द क्रिस्टल मूव कर रहे होते हैं, पोलरॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होल, कि हमारे पास होल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वैकेंसी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वही मेरे पास होल होता है। तो जब होल की इफेक्टिव मास भी डिफरेंट होगा, द मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सर्टन पॉइंट इज़ नोन एज होल, एंड द होल हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी, के वेव वेक्टर जो एसोसिएटेड होता है विद होल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के एच के साथ, और जो के एच है वो इक्वल्स टू होता है माइनस के एल के, और जबकि के एल हमारे पास क्या है, वेव वेक्टर ऑफ के ई मुझे कहना चाहिए था, के ई वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके नेगेटिव है। तो एनर्जी अगर एसोसिएटेड में देखूँ होल्स के साथ तो वो कितने की होती है, विद होल इज़ सेम इन मैग्नीट्यूड एज इलेक्ट्रॉन। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी हमारे पास होल की होती है। तो उसको भी मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ई एच के एच इज इक्वल्स टू माइनस ई इलेक्ट्रॉन एंड के ई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको बस सिर्फ नेगेटिव साइन बीच में आ जाता है। देन बात आती है नंबर 3 पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो होल की होगी वही इलेक्ट्रॉन की होगी, बिकॉज दोनों क्या हैं, एक ही पार्टिकल है, बस एक की जो मिसिंग प्लेस है इलेक्ट्रॉन की वो होल है। तो मैस ऑफ होल जो है वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट वही होगा जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगेन विद नेगेटिव साइन। तो अगर मैं बात करूँ इसमें इक्वेशंस की जो अभी हमने इफेक्टिव मास के लिए निकाली थी, तो एच कट डी के एल ई बाई डी टी, यानी इलेक्ट्रॉन का विद हमारे पास आ गई ई ई ई प्लस, ये हमारे पास फोर्सेस दोनों हो रही हैं दोनों साइड पे, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस पी। इसको हम लिखते हैं दिस इज़ माइनस सी इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर यही मैं लॉरेंस फोर्स जिसको आप बोलते हैं होल के लिए लिखूं तो वो हो जाएगी डी के एच बाई डी टी विच इज़ इक्वल्स टू ई ई प्लस 1/c वी एच क्रॉस बी
और साथ हमारे पास जब मैं इसको नेक्स्ट जो हमारे दिस इज़ हमारा फिफ्थ, ये हमारे पास फोर्स के बारे में है। अगर मैं सिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा इन पॉजिटिव के एक्स डायरेक्शन, और होल्स जो होंगे वो हमेशा मूव करेंगे इन नेगेटिव के एक्स डायरेक्शन। जैसे कि मैं इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि ये मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसकी एक और एग्जांपल भी होती है, जैसे ये मेरे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इधर गया है तो उसने पीछे होल छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से उधर गया है तो होल छोड़ दिया है। तो होल्स हमेशा इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है चलने की पोजीशंस होती है वो डिफरेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेमीकंडक्टर चैप्टर। तो अब ये ख़त्म हो गया, तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सुपर कंडक्टर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करूँगी, उसी के ऊपर हम अपना वो चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।